आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे नेताओं के बारे में जो कि 2014 में मोदी जी को पीएम बनाने के पक्ष में थे। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 अमित शाह। 2014 की उस ऐतिहासिक जीत में एक नाम था जो मंच पर तो नहीं आया पर पर्दे के पीछे से उसने पूरा खेल पलट दिया। उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय राजनीति का ये सबसे बड़ा मैदान है और इस पूरे मैदान का प्रभार एक ही आदमी को दिया गया था और वो इंसान थे अमित शाह। नतीजा क्या आया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में ने 80 में से 71 सीटें जीती। अब एक बहुत ही ऐसी बात जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है, 2014 में से पहले अमित शाह पर एक अदालती मामला चल रहा था। उन्हें गुजरात में जाने से वो उनको बैन कर दिया गया था कि वो अब गुजरात नहीं जा सकते। पर जब मोदी जी की सरकार आई तो वो न सिर्फ वापस आए बल्कि देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से भी एक बन गए। आज वह हमारे देश के गृह मंत्री हैं और उन्होंने ही धारा 370 हटाई, जम्मू कश्मीर से नागरिकता कानून लाए और देश की भीतरी सुरक्षा उन्हीं के हाथ में है। और इस लिस्ट में ये नंबर 10 पर इसलिए हैं क्योंकि इनकी कहानी में कोई उतार नहीं है, सिर्फ चढ़ाव है। पर अब जो नंबर 9 पर आने वाले हैं, हर किसी की कहानी में एक मोड़ है। कोई टूटा, कोई बिछड़ा, कोई इस दुनिया से ही चला गया। और इस लिस्ट में 3 ऐसे भी नाम हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। कौन है ये 3, वो मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा। पहले बात करते हैं हम नंबर 9 की। नंबर 9 पर है हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। 2014 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? जिन्होंने पूरे देश में पार्टी को एकजुट किया, जिन्होंने चुनाव की पूरी कमान संभाली, वो इंसान थी राजनाथ सिंह। जीत का श्रेय मोदी जी को मिला पर नींव राजनाथ सिंह जी ने रखी थी। एक बात जो बहुत ही कम लोगों को पता है कि राजनाथ सिंह 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार 2000 में, दूसरी बार 2005 में। यह रिकॉर्ड भाजपा के इतिहास में बहुत ही कम नेताओं के नाम है। और 2019 में एक बहुत ही खतरनाक बात हुई। वो फ्रांस गए राफेल विमान लेने और वहां उन्होंने शस्त्र पूजा की। फ्रांस की धरती पर भारतीय परंपरा और पूरी दुनिया देखते ही रह गई। आज वह रक्षा मंत्री हैं और बहुत ही मजबूत स्थान है उनका देश में, काफ़ी ताकतवर नेता है, इसलिए ये नंबर 9 पर है। पर अब नंबर 8 से असली कहानियाँ शुरू होती हैं। एक ऐसे नेता की बात होगी जिन्होंने मोदी जी को आगे बढ़ाया और खुद ही पीछे रह गए। इसे क्या कहते हैं? राजनीति। नंबर 8 नितिन गडकरी। एक सवाल, मोदी जी को भाजपा की चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष किसने बनाया था? आंसर है नितिन गडकरी ने। 2013 में जब गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने मोदी जी को चुनाव प्रचार कमान सौंपी। वो एक फैसला जिसने भारत की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए ही बदल के रख दी। अब एक चौंकाने वाली बात सुनो कि 2013 में ही गडकरी को अपनी एक संस्था पर लगे आरोपों की वजह से अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। पहले वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके जाने के बाद राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने और फिर मोदी जी का रास्ता और साफ हो गया। यानी जिसने दूसरे का रास्ता बनाया उसका अपना ही रास्ता बंद होता गया। और अब ये हमारे देश के सड़क मंत्री हैं। सड़क मंत्री के रूप में गडकरी जी का काम बहुत ही शानदार रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी इनकी तारीफ करते हैं कि इनका काम बहुत ही अच्छा है। देश में राजमार्गों का जाल इन्होंने बहुत बिछाया और इनके कार्यकाल में हमारे देश में सड़कों की बनने की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। हर तरफ इनकी तारीफ हुई। पर पार्टी की राजनीति में वो पिछड़ते गए। पहले अध्यक्ष से अब सिर्फ एक मंत्री बनकर रह गए हैं, मतलब कि उनकी ताकत कमी हुई है। दिया जलाया और खुद अंधेरे में खड़े रह गए। आज भी मंत्री हैं पर पार्टी के भीतर जो दबदबा उनका पहला था वो अब नहीं है। अब नंबर 7 पर एक ऐसे साथी की बात होगी जिसकी दोस्ती 24 साल पुरानी थी और एक कानून ने वो सब खत्म कर दिया कुछ ही महीनों में। नंबर 7 हरसिमरत कौर बादल। अब आप कहोगे कि ये कौन है? तो ये एक पंजाब की नेता है, शिवसेना से नहीं, ये शिरोमणि अकाली दल से हैं। और यहाँ तक कि एक इनके बारे में एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है कि ये 1996 से बीजेपी के साथ है। 24 साल तक ये बीजेपी का इन्होंने साथ दिया। पंजाब की राजनीति में यह गठबंधन एक मिसाल था। हरसिमरत कौर बादल प्रकाश सिंह बादल की जो बहू हैं। प्रकाश सिंह बादल भी एक पंजाब के बहुत ही बड़े नेता हैं। मोदी जी की पहली और दूसरी दोनों सरकारों में ये मंत्री रही थी। सितंबर 2020 में 3 कृषि कानून आए, पंजाब में किसान सड़कों पर उतर आए और हरसिमरत जी ने जो मंत्री का पद था उसे छोड़ दिया गुस्से में आके। वो पहली महिला मंत्री थी जिन्होंने विरोध में पद छोड़ा। उन्होंने लिखा, मैं 3 करोड़ पंजाबियों की बेटी हूँ। उसके बाद पूरा अकाली दल गठबंधन से बाहर हो गया। अब आप देखो कि जो दोस्ती 24 साल से चली आ रही थी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की 1996 से, वो सिर्फ 3 कानून आए उसकी वजह से वो पुरानी दोस्ती मिट गई सिर्फ इतने कम समय में। जो रिश्ते सालों से बनते हैं वो कभी कभी एक ही पल में टूट जाते हैं। आज अकाली दल विपक्ष में है और पंजाब में अब ये पार्टी कमजोर हो चुकी है। अब नंबर 6 की बात करते हैं। एक नेता जिसने गठबंधन छोड़ा, मोदी जी के खिलाफ खुलकर प्रचार किया और फिर वापस आकर मोदी जी को तीसरी सरकार बनाने में उसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। यह कहानी सुनोगे तो आप भी सोचोगे कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। नंबर 6
चंद्रबाबू नायडू। दोस्तों, राजनीति में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि यहाँ पे ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। नायडू इस कहावत की एक जीती जागती मिसाल है। 2014 में तेलुगु देशम दल गठबंधन में था, यानी कि इन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने में भी सहयोग दिया था। वैसे तो 2014 में बीजेपी को जो है बहुमत मिला था, लेकिन ये जो पार्टी है ये भी बीजेपी की ही साथ थी और नायडू इसी पार्टी से हैं। नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2014 में। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 2018 में आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर गठबंधन छोड़ दिया। 2019 में इन्होंने खुलकर मोदी जी के खिलाफ प्रचार किया, यानी कि जो नेता 2014 में मोदी जी के साथ था वो 2019 में उनके खिलाफ आ गया और उनके सबसे बड़े विरोधियों में से एक बन गया। नतीजा क्या हुआ कि 2019 में जो तेलुगु देशम दल है वो पूरे आंध्र प्रदेश में उसने केवल 3 सीटें ही जीत पाई, वो भी लोकसभा में। यह वो झटका था जिसने नायडू को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर 2024 में वो वापस गठबंधन में आए और उस साल भाजपा को अकेले बहुमत नहीं मिला था, कुछ सीटें कम थी। हाँ, 272 चाहिए होती हैं और बीजेपी को मिली थी केवल 240, यानी कि 32 सीटें कम पड़ रही थी। तो इनकी जो तेलुगु देशम पार्टी है इनने सपोर्ट किया था बीजेपी का। नायडू की 16 सीटें सबसे अहम बन गई, यानी इनने 16 सीटें दी और इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने भी सहयोग किया था बीजेपी का। उनके बिना तीसरी सरकार बन ही नहीं सकती थी। आज फिर से ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, यानी कि इन्होंने क्या किया, पहले ये 2014 में मोदी जी के पक्ष में थे, मोदी जी को पीएम बनाना चाहते थे। फिर 2019 में मोदी जी के खिलाफ इन्होंने प्रचार किए और फिर इनका डाउनफॉल हो गया और फिर 2024 में ये फिर से मोदी जी के साथ आए और मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने में इन्हें अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई। अब नंबर 5 पर एक ऐसे नेता की कहानी है जिन्होंने 18 साल तक एक राज्य पर राज किया और जब जीत के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ उन्हें खबर अखबार से पहले मिली। आगे सुनोगे तो आपका मन भी भारी हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 5 पर हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की, जिन्हें एमपी के लोग प्यार से मामा कहते हैं। 18 साल ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पूरे चार बार। मामा की छवि जनता में जबरदस्त लोकप्रियता। 2023 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो बीजेपी ने पूरे 163 सीटें जीती थी और ये बहुत ही बड़ी जीत थी बीजेपी के लिए। उस रात शिवराज जी इंतजार कर रहे थे कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन ऊपर से नाम आया मोहन यादव का, एक ऐसे इंसान का जिसे एमपी के लोग जानते भी नहीं थे। अब वो बात जो शायद आपको नहीं पता होगी, शिवराज जी को मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने की खबर पहले मीडिया को मिली, उन्हें बाद में। 16 साल की सेवा और विदाई ऐसे कि पता भी नहीं चला। और वर्तमान में शिवराज सिंह जी केंद्र में कृषि मंत्री हैं, काम कर रहे हैं। मन में क्या चलता है वो वही जानते हैं। साखें जिनने छाम दी वो खुद धूप में खड़े हैं। नंबर 4 पर एक ऐसी कहानी है जहां पार्टी ही को 2 टुकड़ों में बट गई। बाला साहेब की विरासत नाम और निशान तक चला गया और वो नेता जो मोदी जी के साथ 2014 में खड़ा था वो अब विपक्ष में बैठा है। नंबर 4 पर हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की। 2014 में शिवसेना पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया था सरकार बनाने में। उद्धव ठाकरे जो कि बाल ठाकरे जी के बेटे हैं वो शिवसेना के मेन नेता हैं। 2019 में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र जीता, पर मुख्यमंत्री पद पर बात नहीं बनी। उद्धव ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस दल जिसे एनसीपी भी कहते हैं उसके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली, महाविकास अघाड़ी, और ये मुख्यमंत्री बन गए। और फिर जून 2022 में एकनाथ शिंदे के 40 से ज़्यादा विधायकों ने एक साथ बगावत कर दी और शिवसेना का नाम भी चला गया, चुनाव चिन्ह भी चला गया और वो एकनाथ शिंदे के गुट को मिल गया। अब वो बात जो बहुत ही कम लोगों को पता है, जिस दिन उद्धव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उस दिन उन्होंने कहा था कि वो अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। बाला साहेब वाली शिवसेना वहाँ नहीं थी। जो आग दूसरों के घर में लगाने चले उनका घर पहले जलता है। आज उद्धव जी विपक्ष में हैं और उनकी पार्टी टूट गई है और अब वो अकेले लड़ रहे हैं। अब नंबर 3, 2 और 1, यह तीनों वो नाम है जिनका मैंने शुरू में ही जिक्र किया था। 3 ऐसे नेता जो 2024 की उस जीत का हिस्सा थे पर आज इस दुनिया में ही नहीं रहे। तीनों की विदाई अलग है, तीनों की कहानी भी अलग है। और नंबर 1 वो कहानी है जो सबसे कम बताई गई पर सबसे ज़्यादा याद रखी जानी चाहिए। नंबर 3, रामविलास पासवान, जिन्हें लोग मौसम वैज्ञानिक कहते थे। यह उपाधि राजनीतिक हालतों ने उन्हें दी थी क्योंकि वो हमेशा जीतने वालों के साथ होते थे। 1969 से राजनीति में थे, 9 बार लोकसभा के सांसद रहे। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। फिर 2014 में लोक जनशक्ति दल के साथ गठबंधन में आए, मोदी जी के साथ खड़े रहे, मंत्री बने। 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। अब वो बात जो शायद आपको नहीं पता, जिस दिन उनका निधन हुआ उसी वक्त उनके बेटे चिराग पासवान और उनके भाई पशुपति पारस के बीच दल में दरार पड़ रही थी। एक तरफ पिता की विदाई, दूसरी तरफ विरासत पर लड़ाई।
पर चिराग पासवान ने वो लड़ाई जीत ली। आज वो मोदी जी की तीसरी सरकार में मंत्री हैं। जो बाप की विरासत को थाम लेते हैं वो इतिहास में अमर हो जाते हैं। अब नंबर 2 पर दोस्तों एक ऐसे नेता हैं जो चुनाव हारे फिर भी देश के वित्त मंत्री बन गए और एक ऐसा काम किया जो दशकों से अटका हुआ था। ये कैसे हुआ आइए जानते हैं। नंबर 2, अरुण जेटली 2014 में अमृतसर से चुनाव लड़े और हार गए, फिर भी वित्त मंत्री बन गए। कैसे? राज्यसभा के रास्ते से। और उन्होंने वो किया जो पहले की कई सरकारें भी नहीं कर पाई थी, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको कि जीएसटी कहते हैं, एक देश एक कर। इस काम जो काम है ये दशकों से अटका हुआ था और इन्होंने इसको पूरा किया। अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अरुण जेटली अपने पूरे वित्त मंत्री कार्यकाल में कभी लोकसभा के सांसद ही नहीं रहे। पूरे 5 साल राज्यसभा से भारत के इतिहास में ऐसे वित्त मंत्री बहुत कम ही हुए हैं। 2019 में बीमारी के कारण वो कैबिनेट से बाहर रहे। 24 अगस्त 2019 को उनका निधन हो गया। जेटली चले गए पर जो व्यवस्था वो छोड़ गए वो आज भी चल रही है। यही उनकी असली विरासत है। जो बड़े काम करते हैं वो खुद तो चले जाते हैं पर उनका नाम पीछे रह जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 की। यह वो कहानी है जो मैं आपको शुरू में ही बताना चाहता था। इस पूरी लिस्ट में सबसे छोटी कहानी पर सबसे इमोशनल और सबसे खतरनाक कहानी यही है। नंबर 1, गोपीनाथ मुंडे। 26 मई 2014 की बात है। मोदी जी की सरकार बन रही थी। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह और गोपीनाथ मुंडे जी ग्रामीण विकास मंत्री बने। जीत का जश्न था, उत्साह था, पूरे देश में खुशी का माहौल था। और फिर अचानक से 3 जून 2014 को क्या हुआ कि शपथ के सिर्फ 8 दिन ही हुए थे कि सुबह करीब 6 बजे दिल्ली की पृथ्वीराज रोड पर एक गाड़ी निकल रही थी। गोपीनाथ मुंडे उसके अंदर थे। वो महाराष्ट्र के अपने गांव पहली जा रहे थे जीत का जश्न मनाने, अपने लोगों से मिलने। एक और गाड़ी आई, टक्कर हुई, अस्पताल ले जाया गया और कुछ देर बाद खबर आई गोपीनाथ मुंडे जी नहीं रहे। अब वो बात जो शायद आपको भी नहीं पता होगी कि मुंडे खुद एक बड़े नेता थे। महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी आवाज़। उनकी जनता में ऐसी पकड़ थी कि उनके बिना महाराष्ट्र की कोई बड़ी राजनीति होती ही नहीं थी। बहुत से लोग मानते थे कि मुंडे खुद एक दिन बहुत बड़े पद तक पहुंच सकते थे, पर उन्होंने पार्टी को आगे रखा और मोदी जी का साथ दिया और जीत का जश्न मनाने जाते जाते वो खुद इतिहास बन गए। कुछ लोग इतिहास लिखने आते हैं पर किस्मत उन्हें खुद इतिहास बना देती है। इसलिए गोपीनाथ मुंडे इस लिस्ट में नंबर 1 है, क्योंकि उनकी कहानी सबसे कम बताई गई और सबसे ज़्यादा याद रखी जानी चाहिए।